एक अंधेरे से बंद कमरे में बस दो लोगों के बीच चलती महज एक इंटरव्यू की बातचीत, जो आपको एक पल के लिए भी अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। एक सिरफिरा आदमी जो खुद को 11 कत्लों का जिम्मेदार मानता है और सामने बैठी एक बेबस रिपोर्टर। कहानी सिर्फ इस इंटरव्यू तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती है, एक ऐसा भयानक राज खुलता है जो सीधे उस रिपोर्टर की खुद की ही जिंदगी तबाह कर देता है। आखिर खुद क्यों वो कातिल पुलिस के बजाय रिपोर्टर को कॉल कर इंटरव्यू देना चाहता था? जानने के लिए ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी आखिर तक देखना। तो बिना देरी किए मूवीज ड्राइव में आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी की शुरुआत एक सनसनीखेज फोन कॉल से होती है। मीडिया कंपनी में काम करने वाली सियांजो नाम की एक रिपोर्टर के पास अचानक एक दिन एक अनजान नंबर से फोन आता है। उससे जब पूछा कि कौन बोल रहा है, तो सामने वाला आदमी कहता है कि वो उसे एक इंटरव्यू देना चाहता है। सियांजो ने जब बातचीत का मुद्दा पूछा, तो उस आदमी ने बिना झिझके साफ कह दिया कि उसने ही 11 लोगों की हत्या की है। सियांजो को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। वो चौंक कर बोली, क्या तुम होश में हो और समझ आ रहा है कि क्या बोल रहे हो? इस पर उस आदमी ने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, मुझे अपनी हर बात का होश है, मैं एक सीरियल किलर हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। इसके ठीक बाद कहानी में उन 11 कत्लों से जुड़ी फाइलें, पुलिस के कागजात और कत्ल की जगहों की तस्वीरें दिखाई जाती है। इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि हर एक हत्या बड़े ही खौफनाक तरीके से और अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके अंजाम दी गई थी। अब दिखाया जाता है कि सियांजो अपने बॉयफ्रेंड ऑफिसर हान के साथ कार में जा रही होती है। रेडियो पर रात में भारी बारिश होने की चेतावनी चल रही है। बातचीत के दौरान सियांजो बताती है कि उसका तलाक हो चुका है और उसकी एक 15-16 साल की बेटी है। वो इस बात से थोड़ी परेशान है कि उसकी बेटी बिना छाते के स्कूल गई है और इतनी तेज बारिश में घर कैसे पहुंचेगी। हान उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम्हारी बेटी अब समझदार हो चुकी है और अपना ध्यान खुद रख सकती है। लेकिन सियांजो का दिल नहीं मानता। उसने आगे कहा, पता नहीं पिछले 2-3 महीनों से वो मुझसे बहुत अलग अलग रहने लगी है। मुझसे ठीक से बात नहीं करती, गुमसुम रहती है। सियांजो को इतना शक हो गया कि एक दिन उसने चुपके से बेटी का बैग चेक किया, जहां उसे एक रेजर मिला। ये सुनकर हान भी सोच में पड़ गया और बोला, कोई बात नहीं, मैं खुद उससे बात करूंगा, क्योंकि उसकी बेटी हान से दिल की बातें शेयर कर लेती है। सियांजो भी हान की बात से सहमत हो गई। इसके बाद अब हान ने सियांजो से सीधे पूछा, क्या तुम्हें उस आदमी से मिलने में डर नहीं लग रहा जो खुद को 11 लोगों का कातिल बता रहा है? हान सलाह देता है कि उसे इस बात की जानकारी अपने हेडक्वार्टर और पुलिस को दे देनी चाहिए ताकि वे मामले की जांच कर सके। लेकिन सियांजो साफ इनकार कर देती है। उसका मानना है कि हो सकता है वो आदमी सिर्फ कोई घटिया मजाक कर रहा हो, लेकिन अगर उसकी बात में जरा सी भी सच्चाई निकली तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर बन सकती है। वैसे भी पिछले किसी ग्रुप वाले मामले की वजह से उसकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकती। सियांजो आगे हान को समझाती है कि उसने इन 11 कत्लों के केस की पूरी गहराई से पड़ताल की है। हर कत्ल का तरीका इतना अलग है कि दूर दूर तक एक कत्ल का दूसरे से कोई संबंध नजर नहीं आता। ऐसे में ये साबित कर पाना लगभग नामुमकिन है कि इन सारे कत्लों के पीछे किसी एक ही इंसान का हाथ है। कातिल के ऐसे अलग तरीकों से कत्ल करने के पीछे जरूर कोई ना कोई गहरा मकसद होगा। तभी एक और खौफनाक सच सामने आया। वो आदमी आज रात ठीक 12 बजे अपने 12वें शिकार को मौत के घाट उतारने वाला है। उसने सियांजो को भेजे संदेश में साफ लिखा था कि अगर वो उसका इंटरव्यू लेने आ जाए तो वो उस बेगुनाह इंसान की जान बख्श सकता है। बस इसी एक इंसान की जिंदगी बचाने की खातिर सियांजो अपनी जान जोखिम में डालकर इस इंटरव्यू के लिए तैयार हुई थी। कुछ ही देर में दोनों उस होटल के बाहर पहुंच गए जिसका पता उस कातिल ने दिया था। वहां सियांजो के नाम से पहले से ही एक कमरा बुक किया हुआ था। हान गाड़ी में रुककर सियांजो को आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहता है कि वो एक बार फिर सोच ले, क्योंकि ये सीधे मौत के कुएं में कूदने जैसा है। लेकिन सियांजो का इरादा पक्का था। वो किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं थी। वो कमरे की चाबी लेने रिसेप्शन काउंटर पर खड़ी है और उसने देखा कि वहाँ का सीसीटीवी कैमरा खराब पड़ा है, जिसे ठीक किया जा रहा है। वो जब इस बारे में रिसेप्शनिस्ट से सवाल करती है तो वो कहती है, कैमरा जल्द ही ऑन हो जाएगा, आप चिंता ना करें। ये बात पता नहीं क्यों
सियोंजू के दिमाग में शक की घंटी बजाती है, लेकिन फिर भी वो इस खतरे को उठाने का मन बना चुकी थी। प्लान के मुताबिक सियोंजू ने उसी कमरे के ठीक नीचे वाला कमरा हान के नाम से बुक करवाया, ताकि हान नीचे बैठकर पूरी सिचुएशन पर नजर रख सके। ये सब उन दोनों की पहले से बनाई गई सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। सियोंजू अपने कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी भी हान को थमा देती है, ताकि किसी भी अनहोनी की सूरत में हान पलक झपकते ही ऊपर पहुंच सके, बातचीत बनी रहे और हान तक हर खबर पहुंचती रहे। इसके लिए सियोंजू अपने कान में एक बेहद छोटा ना दिखने वाला वायरलेस ईयरफोन भी लगाती है और कमरे में घुसते ही उसने कोने कोने में सीक्रेट कैमरे फिट कर दिए, ताकि नीचे बैठे हान को कमरे का हर एक नजारा साफ दिखे और हर आवाज साफ सुनाई दे। अब तैयारी पूरी हो चुकी थी और दोनों बस उस खतरनाक मेहमान के कदम की आहट का इंतजार कर रहे थे। तय समय पर, जैसा कि उस आदमी ने कहा था, कमरे की घंटी बजी। डोरबेल की आवाज सुनते ही सियोंजू का दिल एक पल के लिए दहल गया। फिर भी अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा है, एकदम सलीके से सूट बूट पहने हुए, सभ्य दिखने वाला एक इंसान। उसे पहली नजर में देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये कोई बेरहम कातिल हो सकता है। उस आदमी ने कमरे के अंदर कदम रखा, सियोंजू से फॉर्मल बातें की और फिर कमरे के सारे पर्दे बंद कर देता है। अब वो बिना किसी हिचकिचाहट उसी कुर्सी पर जाकर बैठ गया जिसके सामने सियोंजू ने छुपाकर कैमरा लगाया था। कातिल की इस चालाकी को देखकर सियोंजू भी सन्न रह गई। वो आदमी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? क्या मुझे इस रूप में देखकर हैरान रह गई? सियोंजू मन के डर को हटाते हुए हिम्मत जुटाकर सवालों का सिलसिला शुरू करती है। तुम्हारा दावा है कि तुमने 11 कत्ल किए हैं, लेकिन पुलिस को किसी भी कत्ल की जगह से तुम्हारा एक बाल तक नहीं मिला। आसपास के किसी सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी परछाई तक कैद नहीं हुई। कहीं तुम मेरे साथ कोई घटिया मजाक तो नहीं कर रहे? अगर तुम्हारी बात में रत्ती भर भी सच्चाई है तो इसका सबूत क्या है? ये सुनते ही वो आदमी ठंडे लहजे में कहता है, अगर तुम्हें सबूत ही देखना है तो ये देखो। इतना कहकर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक वीडियो ऑन करके सियोंजू के सामने रख दी। वीडियो की तस्वीरें इतनी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी कि उन्हें देखना भी नामुमकिन सा लग रहा था। उसने उन 11 लोगों को किस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। सियोंजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे यकीन हो गया कि उसके सामने बैठा वो शख्स कोई आम सरफरा नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक दरिंदा है। सियोंजू इशारों में नीचे बैठे हान को भी इशारा कर देती है कि कातिल का दावा 100% सच है। ये पता चलते ही हान भी पूरी तरह अलर्ट हो गया और स्क्रीन पर अपनी नजरें टिका लेता है। अब सियोंजू उस आदमी की तरफ मुड़कर पहला सवाल दागती है, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं। आपका नाम क्या है, आप करते क्या है और आपकी उम्र कितनी है? ये सुन वो आदमी टालने वाले अंदाज में बोला, तुम्हें मेरी पहचान या उम्र से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान सिर्फ इन वारदातों पर होना चाहिए। तुम्हारे लिए उतना ही जानना काफी है। चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ। तुमने पिछले 2 सालों में 11 इंसानों की जान ली है और खुद को एक खतरनाक कातिल मान रहे हो, लेकिन आखिर तुम ये इंटरव्यू देने के लिए इतने बेताब क्यों हो? क्या तुम्हें अपने किए इन कत्लों पर कोई गर्व महसूस हो रहा है? और इन सब के लिए तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? ये सुनकर कातिल हल्के से मुस्कुराकर कहता है, ये तुमने कैसा बचकाना सवाल पूछ लिया? इस पर सियोंजू दलील देते हुए कहती है, इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुमने जिन लोगों को मारा उनमें से ज्यादातर कोई न कोई अपराधी थे या फिर समाज की नजर में बहुत गिरे हुए लोग थे। तो क्या तुम खुद को कोई मसीहा समझ रहे हो कि उन्हें मारकर तुमने कोई बहुत बड़ा नेकी का काम किया है? कातिल ने साफ इनकार करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई समाज सुधारक हूँ जो दुनिया को बदलने निकला है? अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो तुम मुझे रत्ती भर भी नहीं समझ पाई हो। मेरा समाज सुधारने से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तुम इसे एक डॉक्टर के इलाज की तरह समझो। असल में मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और जिन लोगों को मैंने ठिकाने लगाया है वो किसी जहरीले ट्यूमर की तरह थे। मैंने तो बस उन ट्यूमर को काट कर अलग कर दिया जो मेरे मरीजों को घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर रहे थे। इस तरह मैंने अपने हर एक मरीज का इलाज पूरा किया है। उसकी ये अजीब और डरावनी बातें सुनकर कमरे में अकेली बैठी सियोंजू और नीचे निगरानी कर रहा हान दोनों ही सन्न रह जाते हैं। सियोंजू बात को समझते हुए दोबारा पूछती है, यानी तुम्हारा मतलब ये है कि जिन लोगों को तुमने मारा है उन्होंने तुम्हारे मरीजों को कोई न कोई गहरा मानसिक सदमा पहुंचाया था और उसी का बदला लेने के लिए तुमने उन्हें मार डाला?
कातिल सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल, अब तुम सही रास्ते पर आ रही हो। इसके बाद कातिल उल्टा सियांजू पर ही सवाल करता है, लेकिन तुमने भी बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा इंटरव्यू लेने के लिए इतनी जल्दी हामी क्यों भर दी? सियांजू बिना डरे जवाब देती है, क्योंकि मेरा ये फर्ज है और तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारी पहचान छिपा कर रखूंगी तो तुम मुझे यहाँ से सही सलामत जाने दोगे। तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह याद होगी। कातिल मंद मंद मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे सब याद है, लेकिन क्या तुमने अपना वादा ईमानदारी से निभाया है? क्या सच में तुमने इस सीक्रेट इंटरव्यू के बारे में किसी तीसरे इंसान को नहीं बताया? सियांजू सफाई से झूठ बोलते हुए बोली, नहीं, इस बारे में मेरे अलावा किसी और को भनक तक नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने इस काम के लिए सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? तुम्हें मुझ पर इतना यकीन क्यों हुआ? कातिल ने जवाब दिया, क्योंकि तुम शुरू से ही एक जाबाज और ईमानदार रिपोर्टर रही हो। तुम कभी अपने काम से पीछे नहीं हटती। सच कहूँ तो तुम्हारी इस निडरता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मुझे लगा कि इस पूरे कहानी को दुनिया तक पहुँचाने के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। इसी वजह से मैंने तुम्हें चुना। और वैसे भी ये धमाकेदार इंटरव्यू तुम्हारे डूबते करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, है ना? सियांजू तुरंत उसकी बात काटते हुए तीखे लहजे में कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ अपनी टीआरपी या करियर चमकाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ उस मासूम की जान बचाने आई हूँ जिसे तुमने ढाल बनाया है। तुमने कहा था कि अगर मैं नहीं आई तो तुम उसे मार डालोगे। इसीलिए अब फिजूल की बातें छोड़ो और बताओ कि वो इंसान कौन है और कहाँ है। जब तक तुम उसकी कोई जानकारी नहीं दोगे मैं ये इंटरव्यू आगे नहीं बढ़ाऊंगी। लेकिन वो कातिल बेफिक्री से हंसते हुए साफ मुकर जाता है और इसके बाद सियांजू का पाड़ा चढ़ गया। वो झटके से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। ठीक है, अगर तुम्हारा यही रवैया है तो मेरा यहाँ एक पल भी रुकना बेकार है। इतना कहकर वो कैमरे से अब तक की रिकॉर्ड की गई सारी फुटेज वाली मेमोरी चिप निकाल के वहाँ से बाहर निकलने लगती है। हान भी ईयरफोन में सियांजू की हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है, सियांजू, तुमने एकदम सही फैसला किया। तुम तुरंत कमरे से बाहर निकलो, मैं अभी ऊपर आकर उसे दबोचता हूँ। अब हान अपनी सर्विस रिवॉल्वर लोड करने लगा, लेकिन तभी कमरे के अंदर कातिल सियांजू को पीछे से आवाज देते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा जाने का ही है तो शौक से जाओ, लेकिन याद रखना जिस इंसान की जान की भीख तुम मांग रही थी उसकी उल्टी गिनती अब इसी पल खत्म हो जाएगी। मैं उसे अभी मार डालूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ चेतावनी दी थी। मैंने तो तुम्हें उस निर्दोष की जान बचाने का एक सुनहरा मौका दिया था, लेकिन अगर तुम आज यहाँ से कदम बाहर निकालती हो तो उसकी मौत का सारा गुनाह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिर होगा। ये खौफनाक चेतावनी सुनते ही सियांजू के कदम ठहर गए और पीछे मुड़कर सवाल करती है, अगर तुम यही मेरे सामने बैठे हो तो इसका मतलब बाहर तुम्हारा कोई जोड़ीदार भी इस खूनी खेल में शामिल है। ये सुनकर कातिल एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ बैठे बैठे किसी को मौत की नींद सुला सकता हूँ? मैंने तो तुमसे पहले ही साफ कह दिया था कि अगर तुम इस इंटरव्यू को पूरा होने दोगी तो मैं तुम्हें उस इंसान का नाम, पता और उसे सही सलामत बचाने का पूरा मौका दूंगा। यहाँ हान ईयरफोन पर तुरंत सियांजू को आगाह करता है, इसकी बातों की जाल में मत फंसो, तुम तुरंत उस कमरे से बाहर निकल आओ। एक बार हम इसे अपनी हिरासत में ले ले, फिर पुलिस रिमांड में इसे सब कुछ उगलवा लेंगे। तुम बस जल्दी बाहर आओ। लेकिन सियांजू हान की बातों को अनसुना कर वापस जाकर कुर्सी पर बैठ गई ताकि इंटरव्यू को आगे बढ़ा सके। इस बार सियांजू ने सीधा सवाल किया, अब मुझे घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सच बताओ, इन हत्याओं के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या है? तुमने ये भयानक रास्ता क्यों चुना? इसके बाद कातिल एक ठंडी सांस भरते हुए कहता है, असल में इस खूनी दास्तान के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और लंबी कहानी छिपी है। कोई बात नहीं, मेरे पास पूरा वक्त है, तुम मुझे अपनी पूरी कहानी शुरू से सुनाओ, सियांजू बोली। वो सियांजू की आंखों में आंखें डालकर कहता है, ठीक है तो फिर सुनो, लेकिन एक बात याद रखना, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी अपनी जिंदगी से भी जुड़ सकती है, इसीलिए इसे सिर्फ सुनना मत, महसूस करने की कोशिश करना। इसके बाद वो दर्द भरे अतीत के पन्ने खोलना शुरू करता है। एक बहुत ही सादगी पसंद और ईमानदार औरत थी जो अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थी। 29 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई और शादी के 1 साल पूरे होते होते उसके आंगन में किलकारी गूंजने वाली थी। वो गर्भवती थी। उसकी जिंदगी मानो खुशियों के रंगों से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन उसकी हंसती खेलती दुनिया अचानक तबाह हो गई जब एक दरिंदे ने पार्किंग में उसकी गर्भावस्था के दौरान ही उसके साथ बड़ी ही बेदर्दी से दुष्कर्म किया।
घटना के कुछ समय बाद पुलिस ने उस दरिंदे को सलाखों के पीछे भेज दिया। उधर समय पूरा होने पर उस औरत ने एक मासूम बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस माँ की त्रासदी ये थी कि जब भी वो अपने बच्चे को देखती तो उसे उसमें उस बलात्कारी का भयानक साया नजर आता था। उसे हर पल ये खौफ सताता था कि उसकी औलाद के रगों में उस वहशी का गंदा खून दौड़ रहा है। अपनी इस मानसिक हालत से उभरने के लिए उसने एक साइकाइट्रिस्ट की मदद भी ली, लेकिन उसका टूटा हुआ मन कभी जुड़ ना सका। वो उस काली रात के खौफनाक मंजर को किसी सूरत में भूल नहीं पाई। आखिरकार जब बर्दाश्त की हद पार हो गई तो एक दिन उसने अपने मासूम बच्चे को अपनी छाती से चिपकाया और ऊंची इमारत के छत से छलांग लगा दी। एक ही पल में माँ बेटे दोनों की सांसें हमेशा के लिए थम गई। सियोंजू ने सहम कर पूछा, क्या ये दर्दनाक कहानी तुम्हारे अपने परिवार की है? उसने स्वीकार किया, हाँ, ये किसी और की नहीं, मेरे खुद के परिवार की कहानी है। वो बदकिस्मत औरत मेरी ही पत्नी थी। पत्नी और बच्चे के चले जाने के बाद मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला और अनाथ हो गया था। मैं खुद पेशे से एक साइकाइट्रिस्ट था, लेकिन दुनिया का इलाज करने वाला मैं अपनी ही पत्नी के घाव को भर नहीं सका। इस नाकामी का अपराध बोध मुझे दिन रात अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा था। इसी भयानक हादसे और अपराध बोध ने मेरे अंदर एक नई और खतरनाक आग को जन्म दिया, और वो थी बदले की आग। लेकिन जब अदालत का फैसला आया तो कानून ने उस बलात्कारी को मानसिक रूप से बीमार करार करते हुए महज 4 साल की मामूली सी सजा सुनाई। फैसला सुनते वक्त मैंने उस हैवान के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान देखी थी। बस उसी एक पल ने मेरे अंदर के इंसान को मारकर एक दरिंदे को जन्म दिया। मैंने उसी वक्त कसम खा ली कि जैसे ही ये दरिंदा जेल की सलाखों से बाहर कदम रखेगा, मैं इसे अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। मैंने अगले 4 सालों का एक एक पल सिर्फ इसी एक सनक में बिताया कि उस आदमी को ऐसे तड़पाने वाली मौत कैसे दी जाए जो इतिहास बन जाए। देखते ही देखते 4 साल का लंबा इंतजार खत्म होने को आया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जिस आदमी से बदला लेने के लिए मैं दिन रात घुट रहा था, जेल से रिहा होने के ठीक एक दिन पहले ही जेल के अंदर बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वो कातिल इतनी आसानी से मर गया और मेरा बदला अधूरा का अधूरा ही रह गया। दर्द भरे लहजे में उसने आगे कहा, उस दिन मुझे लगा कि मेरे जीने की आखिरी वजह भी खत्म हो चुकी है। मेरा वजूद पूरी तरह बिखर चुका था। इसीलिए मैंने तय किया कि अब इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है और अपनी पत्नी व बच्चे के पास जाने के लिए खुदकुशी करने का मन बना लिया। लेकिन ठीक उसी दिन किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। मेरे क्लिनिक में एक लाचार आदमी अपनी फरियाद लेकर आया। उसकी हालत भी बेहद तरस खाने लायक थी। एक रात किसी बेपरवाह शराबी ड्राइवर ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी पत्नी और उसके 8 साल के मासूम बच्चे को बेरहमी से कुचल दिया था और उन्हें तड़पता हुआ छोड़कर मौके से फरार हो गया था। उस लाचार मरीज का मासूम बच्चा कोमा में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और उसकी पत्नी मर चुकी थी। लेकिन हादसे के कुछ साल बाद जब उस बेबस पिता का आमना सामना अचानक उसी अपराधी से हुआ जिसने उसकी पूरी हंसती खेलती जिंदगी तबाह कर दी थी, तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी भारी ट्रक से उस अपराधी की कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारने और उसे खत्म करने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी ऐन वक्त पर उसे अस्पताल में पड़े अपने बीमार बच्चे का चेहरा याद आ गया और उसके हाथ सहम गए। चाहकर भी वो उस कातिल को मौत के घाट नहीं उतार सका। इसके बाद वो अपने यही घुटन और अंदर का दर्द लेकर मेरी क्लिनिक में इलाज कराने पहुंचा। मैं उसके एक एक लफ्ज में छिपे दर्द को अच्छी तरह महसूस कर पा रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी अपनी कहानी जैसी लग रही थी। मैं जानता था कि सिर्फ दिलासे और सांत्वना की बातों से उसका ये जख्म कभी नहीं भरेगा। इसीलिए मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी जगह मैं उस दरिंदे को मार दूं तो? पहले तो वो ये सुनकर थोड़ा झिझका, लेकिन जब मैंने उसे अपने अतीत का दर्द सुनाया तो उसकी आंखें भर आई। आखिरकार उसने भी माना कि उस हैवान को खत्म करना ही सही रास्ता है और वो इस खूनी योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। उसकी ये डरावनी बातें सुनकर सियोंजू कड़ियों को जोड़ते हुए कहती है, अब जाकर मुझे समझ में आया कि पुलिस इतने महीनों से इस केस की गुत्थी सुलझाने में क्यों नाकाम रही। शुरुआती जांच में शक उसी आदमी पर गया था, लेकिन तुमने कत्ल की इतनी अचूक योजना बनाई थी कि पुलिस के हाथ तुम्हारे खिलाफ एक सबूत भी नहीं लग सका। ये तारीफ सुनकर वो कातिल बेफिक्री से मुस्कुराने लगता है तो सियोंजू ने उसे गंभीर सवाल पूछा, तो क्या तुम्हारी नजर में बदला लेना ही हर डिप्रेशन के मरीज का इकलौता इलाज है?
और जो खूनी खेल तुमने खेला, क्या एक डॉक्टर का ज़मीर उसे सही ठहराता है? क्या सच में तुम्हें और तुम्हारे उन मरीजों को किसी की जान लेकर सुकून या खुशी मिली? हाँ, उस काम के बाद मेरे दिल और दिमाग को जो सुकून मिला उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जरा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने एक निडर रिपोर्टर होने का अपना फर्ज ईमानदारी से निभाया है? जिस तरह एक डॉक्टर की कुछ नियम और नैतिकता होती है, वैसे ही एक रिपोर्टर की भी समाज के प्रति कुछ नियम होते हैं। क्या तुमने अपने उस फर्ज का सौदा नहीं कर लिया? जरा बताओ, जब तुम आज रात इस कमरे में आई थी तो क्या तुम्हारी नीयत साफ थी? एक सच्चे रिपोर्टर का धर्म जनता की सुरक्षा करना और कानून की मदद करना होता है। अगर तुम वाकई ईमानदार होती तो यहाँ आने के बजाय सबसे पहले पुलिस के पास जाती। लेकिन क्या तुमने ऐसा किया? सियांजू अपनी सफाई देते हुए तुरंत टोकती है, मैं यहाँ किसी लालच में नहीं, बल्कि सिर्फ इसीलिए अकेली आई क्योंकि तुमने धमकी दी थी कि अगर मैं नहीं आई तो तुम किसी बेगुनाह को मार दोगे। लेकिन कातिल ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए तीखे लहजे में कहता है, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम सच में किसी अजनबी की जान बचाने की फिक्र में यहाँ दौड़ी चली आई हो? मुझे तो तुम्हारी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं होता। सच तो ये है कि तुम्हें किसी की जिंदगी या मौत से कोई लेना देना नहीं है। तुम बस मेरा इंटरव्यू एक्सक्लूसिव छाप कर कल के अखबार की मुख्य हेडलाइन बनना चाहती हो, है ना? इतना कहते ही वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, दबे पांव सियांजू के पास पहुंचा और बिना इजाजत उसकी कलाई थामकर उसकी नब्ज टटोलने लगता है। फिर उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है, चलो अब बिना कोई नया नाटक किए सच सच जवाब दो। सियांजू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं यहाँ कोई टीआरपी या नाम कमाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सिर्फ एक इंसान की सांसें बचाने आई हूँ। ये सुनते ही वो कातिल जोर जोर से हंसने लगा और तंज कसते हुए कहता है, तुम्हारी जुबान भले ही झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम्हारा ये शरीर सच उगल रहा है। तुम्हारे दिल की धड़कनें इस वक्त सामान्य से 3% तेज चल रही है और तुम्हारे माथे की नसें साफ बता रही है कि तुम घबराई हुई हो। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि तुम मुझसे सफेद झूठ बोल रही हो। खैर, मुझे हैरानी नहीं है, इंसान की फितरत ही ऐसी खुदगर्ज होती है। अपने स्वार्थ और फायदे के लिए लोग दूसरों को मोहरा बनाने से पीछे नहीं हटते और अंत में उन्हें अपने इसी स्वार्थ की भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ठीक उसी वक्त कमरे के दरवाजे की घंटी बजी। कातिल सहज भाव से बोला, शायद रूम सर्विस है, मैंने अपने लिए खाने का ऑर्डर दिया था। बाहर सचमुच होटल का रूम सर्विस वाला लड़का खाने की ट्रे लिए खड़ा है। उसने कमरे में आकर टेबल पर खाना रखा और नम्रता से कहता है, सर आपका खाना, अब मैं चलता हूँ। तभी कातिल ने उसे टिप देने के बहाने रोका। वो कुछ पैसे निकाल कर देने लड़के की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन अगले ही पल पैसे देने के बजाय वो बिजली की तेजी से जेब से एक जहरीला इंजेक्शन निकालता है और उस बेखबर लड़के की गर्दन में घोंप देता है। जहर का असर इतना तेज था कि वो लड़का तड़पने का मौका पाए बिना वही ढेर हो जाता है। अपनी आंखों के सामने हुए इस अचानक और भयानक कत्ल को देखकर सियांजू चीख उठी और खौफ से कांपने लगी। ये खौफनाक मंजर देख रहा हान भी बुरी तरह सन्न रह जाता है। सियांजू ने कांपते हुए पूछा, ये क्या दरिंदगी है? तुमने इस बेगुनाह को क्यों मार डाला? चेहरे पर कोई शिकन लाए बिना उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने इस इंटरव्यू के लिए खास तौर पर इसी होटल को क्यों चुना? क्योंकि इसी रूम सर्विस वाले ने एक बेबस लड़की की इज्जत तार तार की थी और उसका अश्लील वीडियो बनाकर पूरे 3 साल तक उसे ब्लैकमेल करता रहा। उसी दरिंदे की वजह से उस बेचारी लड़की की तय शादी भी टूट गई। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ इंटरव्यू निपटाते निपटाते इस दरिंदे का हिसाब भी चुकता कर दूं। और क्या तुम्हें अंदाजा है कि वो लड़की कौन है? वही लड़की जो आज इस होटल में सीसीटीवी कैमरा ठीक करने का काम कर रही है। उसी की मदद से तो मैं बिना किसी की नजर में आए यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उस बेगुनाह दिखने वाले लड़के का बेरहमी से कत्ल करने के बाद भी उस कातिल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। वो बड़ी बेफिक्री से वापस आकर बैठ गया और खाना निकालकर मजे से खाने लगता है। सियांजू का कलेजा कांप उठा। तभी हान की घबराई हुई आवाज सियांजू के वायरल ईयरफोन में गूंजती है, सियांजू हिम्मत मत हारो और खुद पर काबू रखो। मैं तुम्हें वहां से निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तुम बस किसी तरह इस इंटरव्यू को जारी रखो। हान की बात सुनकर सियांजू ने भी खुद को नॉर्मल करते हुए फिर से सवालों का सिलसिला शुरू किया। बातचीत के दौरान ये परत खुलती है कि उसने अब तक जिन 11 लोगों की बलि ली थी
वो सब उसने अपने मानसिक मरीजों का दर्द मिटाने के लिए किया था। उसके पास आने वाले मरीज अपनी अपनी जिंदगी में जुल्म और हैवानियत का शिकार होकर दिमागी तकलीफ में जी रहे थे। वो एक एक करके उन सभी 11 कत्लों की खौफनाक दास्तान सुनाने लगता है। वो सारी वारदातें इतनी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी कि एक आम इंसान इसे सुन भी नहीं सकता। वो ये भी दावा करता है कि उन हैवानों की दर्दनाक मौत के बाद उसके मरीजों के जख्म भरने लगे और उनके भटकते मन को असली शांति नसीब हुई। क्या सच में तुम्हारे उन मरीजों के जहन से वो खौफनाक हादसा हमेशा के लिए मिट गया? क्या कत्ल की बात जानकर कभी उनके दिल में कोई पछतावा या अपराध बोध पैदा नहीं हुआ? सियोंजो ने उसकी इस बेतुकी दलील पर सवाल उठाया। कातिल बोला, ज्यादातर मरीजों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि किसी की मौत की वजह बनना आम इंसान की सोच से बहुत परे की बात है। ये स्थिति किसी भी इंसान के दिमाग को हिलाकर रख देती है। इसीलिए कत्ल के बाद मैं अपने हिप्नोटिज्म की विद्या से उनका इलाज करता हूँ। मैं सम्मोहन के जरिए उस खौफनाक कत्ल की याद को उनके दिमाग में एक मामूली घटना बना देता हूँ और उनके अनकॉन्शियस मन में ये बात बिठा देता हूँ कि गुनहगार को उसके किए की सजा मिल चुकी है। ये सम्मोहन ही मेरे इलाज का सबसे अहम हिस्सा है। इधर ईयरफोन पर ये सब सुनकर हान के सब्र का पैमाना छलक जाता है। वो गुस्से में कहता है, अब बहुत हो चुका, मैं इस दरिंदे का खेल खत्म करने ऊपर आ रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने रिवॉल्वर लेकर उस कमरे की तरफ भागता है, लेकिन बदकिस्मती से सियोंजो की दी हुई डुप्लीकेट चाबी से उस कमरे का ताला खुलता ही नहीं। हान बेबस और परेशान होकर वापस अपने कमरे में लौट आया। अब उधर कमरे के अंदर कातिल सियोंजो को वायलिन की एक सुरीली धुन सुनाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता है। मेरा एक नन्हा मरीज वायलिन बजाने का बेहद शौकीन है। वो इतना हुनरमंद है कि जब वायलिन बजाता है तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसी की क्लास में एक बेहद शातिर और बदमाश लड़का है जिससे उसका ये हुनर बर्दाश्त नहीं होता। जलन की आग में जलकर उस बदमाश लड़के ने पूरे 1 साल तक मेरे मासूम मरीज को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया, और हद तो तब हो गई जब उसने उस मासूम के उसी हाथ की उंगलियां रेजर से काट डाली जिससे वो वायलिन की तार छेड़ा करता था। अब कातिल ने सीधे सियोंजो की आंखों में झांकते हुए पूछा, अगर तुम उस अभागी बच्ची की माँ होती तो ऐसे दरिंदे लड़के के साथ क्या करती? सियोंजो भारी दिल से बोली, मेरी भी 15-16 साल की बेटी है। कातिल बोला, तब तो तुम उस माँ का कलेजा फटने का दर्द बहुत अच्छी तरह समझ सकती हो। अगर किसी वहशी लड़के ने तुम्हारी खुद की बेटी के साथ ऐसी हैवानियत की होती तो क्या तुम उसे यूं ही मुस्कुराते हुए छोड़ देती? तुम भी तड़प कर उसे अपने हाथों से सजा देती। हाँ, मैं उसे कभी माफ नहीं करती, सजा जरूर देती। उसका ये जवाब सुनकर कातिल शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, बस इसीलिए मैंने भी उस शातिर लड़के को मौत की नींद सुलाकर सजा देने का फैसला कर लिया है, और वो लड़का अभी इसी पल मेरे एक इशारे पर तड़प तड़प कर मर जाएगा, क्योंकि मैंने उसे पहले से ही अपने सम्मोहन के जाल में कस रखा है। सियोंजो के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो घबरा कर पूछती है, क्या एक मासूम की जान लेना सच में इतना जरूरी है? आखिर वो तो अभी सिर्फ एक बच्चा है। कातिल ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया, हाँ, इस जहरीले पौधे को अभी मसलना बेहद जरूरी है। कौन जानता है कि बड़ा होकर वो कितना खूंखार दरिंदा बन जाए। तुम्हें अंदाजा भी है कि उस बदमाश लड़के ने मेरे मासूम मरीज की उंगलियां रेजर से काट दी थी। जरा सोच कर देखो, उस मासूम ने किस दर्दनाक तड़प को झेला होगा। अचानक सियोंजो के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उसने अपनी बेटी के बैग में रेजर छुपा देखा था। उसका कलेजा कांप उठा, उसका दिमाग भयानक शंकाओं से घिरने लगा। तभी कातिल बेफिक्री से कहता है, मैं बस उसे अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजूंगा कि वो छत से छलांग लगा दे, और वो बिना कोई सवाल पूछे खुशी खुशी मेरी बात मानकर कूद भी जाएगी। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए जेब से फोन निकालता है और उंगलियों से मैसेज टाइप करने लगता है। सियोंजो बदहवास होकर चिल्ला उठी, नहीं, ऐसा मत करो, कहीं वो मेरी ही बेटी तो नहीं। कातिल कहता है, बेफिक्र रहो, ये खूनी हादसा 2 लड़कों के बीच हुआ था। उसकी ये बात सुनकर सियोंजो के बेकाबू दिल को थोड़ी राहत मिलती है और उसने एक लंबी राहत की सांस ली। इसके बाद वो कातिल सियोंजो की आंखों में झांकते हुए पूछता है, बताओ सियोंजो, कि तुम्हारी अपनी बेटी के साथ भी कुछ अनहोनी हुई है? तुम इस कदर घबराई और सहमी हुई क्यों लग रही हो? लेकिन सियोंजो का गला सूख आया और उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता।
तभी कातिल अचानक अपने सम्मोहन की ताकत का इस्तेमाल करके सियोंजू को अपने वश में करने लगा। उधर हान वायरलेस पर लगातार चिल्ला चिल्ला कर सियोंजू को पुकारता रहता है, लेकिन सियोंजू का दिमाग अब उस कातिल के वश में आ चुका था। उसे उसकी फुसफुसाहट के अलावा दुनिया की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सम्मोहन के जाल में जकड़े जाने के बाद उसने सियोंजू को अपनी बेटी के छिपे राज उगलने का हुक्म दिया और सियोंजू रोते हुए बड़बड़ाने लगती है। मुझे पिछले कई महीनों से लग रहा है कि मेरी बेटी मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। कुछ महीने पहले मेरे एक्स हस्बैंड ने उसकी कस्टडी छीनने के लिए मुझ पर केस भी किया था। शायद मेरी बच्ची अब अपने बाप के पास ही जाना चाहती है, क्योंकि उसके पास मुझसे कहीं ज्यादा दौलत है। अब तो उसे देखकर भी लगता है कि वो एकदम अपने खुदगर्ज बाप की परछाई बनती जा रही है। उसे किसी की भी फिक्र नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचना जानती है। लेकिन उसे क्या खबर कि उसे पालने के लिए मैंने कितने आंसू पिए हैं और कितना दर्द सहा है। सियोंजू का ये दर्द सुनने के बाद कातिल एक के बाद एक कई सवाल पूछता है। फिर उसने सीधा उससे पूछा, क्या तुम अपने ही कोख से जन्मी बेटी से नफरत करती हो? ये सुनते ही सियोंजू के होठ सिल गए। उसकी जुबान साथ नहीं देती, लेकिन जब वो बार बार वही चुपता हुआ सवाल दोहराता रहता है, तभी सियोंजू के धुंधले दिमाग में अचानक अपनी बेटी के बचपन के मासूम पल तैरने लगे। उसके कानों में अपनी नन्ही बेटी की वो सुरीली आवाज गूंज उठी, जो तोतली जुबान में उसे माँ कहकर पुकार रही होती है। माँ के दिल की वो ममता जागते ही सियोंजू का सम्मोहन टूट जाता है और वो झटके से होश में आ जाती है। वो हाफते हुए कातिल से पूछती है, तुमने मेरे दिमाग के साथ क्या छल किया? कातिल एकदम शांत होकर कहता है, कुछ खास नहीं, मैं तो बस तुम्हारी गहराई टटोलने के लिए कुछ सीधे सवाल पूछ रहा था। उसी नाजुक मोड़ पर हान की घबराई हुई आवाज गूंजती है, सियोंजू, ये इंसान नहीं कोई साइको है। तुम्हारे पास पेन की शक्ल में जो गुप्त जहरीला हथियार है, बिना देर किए उसका इस्तेमाल करो। उसके चुपते ही वो वही बेहोश हो जाएगा और तुम तुरंत कमरे से बाहर भाग आना, बाकी का मैं संभाल लूंगा। हान की बात सुनकर सियोंजू संभली और गुस्से से कहा, अब मैं तुम्हारे इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती। मुझे अभी के अभी बताओ कि आज रात तुम्हारे हिट लिस्ट पर कौन है। इसके साथ ही वो जहरीला पेन हाथ में लिए कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जैसे ही कातिल भी मुस्कुराते हुए उसके करीब आया, सियोंजू उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से खौफ के मारे उसका हाथ कांप गए और वो हमला नहीं कर पाती। वो निराश होकर चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ये सब देख रहा हान बदहवास हो जाता है, क्योंकि अब तक उसे भी अंदाजा हो चुका था कि कातिल कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि शैतान का रूप है। अब कातिल ने कहा, मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं कि आज रात किसकी बलि चढ़ने वाली है? अगर मैंने तुम्हें नाम बता दिया तो तुम तुरंत पुलिस के कान भर दोगी। वैसे तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं, आज मेरी मुलाकात एक जाबाज पुलिस वाले से होने वाली है, जो काफी देर से नीचे वाले कमरे में बैठकर मेरा इंतजार कर रहा है। शायद अब उसके सब्र का बांध टूट चुका है और वो ऊपर ही आ रहा होगा। ये बात सुनते ही सियोंजू और हान दोनों के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पुलिस वाला खुद हान ही था। अपनी पोल खोलते ही हान बिना एक पल गवाए अपनी गन निकाल ऊपर वाले कमरे की तरफ भागने निकला, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही देखा कि कमरा बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया गया है। ठीक तभी उसके कमरे की लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। फोन कातिल का था। उसके उठाने पर सिर्फ सन्नाटा था। अब सियोंजू और हान दोनों को ये साफ हो गया कि उस कातिल को उनकी शुरुआत से बनाई गई एक एक चाल की खबर पहले से ही थी। जैसे ही बातें करते करते वो कातिल सियोंजू के एकदम करीब पहुंचता है, सियोंजू भी उसी पल का फायदा उठाकर अपने हाथ में छिपाया हुआ वो जहरीला पेन निकालकर उस पर हमला करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन कातिल सियोंजू की हर चाल से कहीं ज्यादा तेज और शातिर निकला। उसने पलक झपकते ही सियोंजू की कलाई दबोच ली और ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हारा प्रेमी ऑफिसर हान तो अब तक गहरी नींद में जा चुका होगा और अब बेहोश होने की अगली बारी तुम्हारी है। इतने में उसने वही पेन सियोंजू के शरीर में घोंप दिया, जिससे सियोंजू का सिर चकराने लगता है और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब काफी देर बाद सियोंजू की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक कुर्सी पर टेप से बंधा हुआ पाती है। उसके होश में आते ही कातिल मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हें इंटरव्यू की शुरुआत में ही साफ साफ चेतावनी दी थी कि हमारे बीच होने वाली हर बात पूरी तरह से गुप्त रहनी चाहिए। फिर तुमने मेरे साथ ये दगाबाजी और चालाकी करने की कोशिश क्यों की? सियोंजू खौफ के मारे कांपते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। कातिल ने शांत आवाज में कहा, कोई बात नहीं,
वैसे देखा जाए तो यहाँ सिर्फ तुमने ही मुझसे झूठ नहीं बोला, मैंने भी तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। असल में ये इंटरव्यू मेरे कातिलों के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारी अपनी जिंदगी और तुम्हारे काले राजों के बारे में है। ये सुनते ही स्योंजू के होश उड़ गए। वो अंदर तक बुरी तरह डरी हुई है। क्या हुआ स्योंजू, इतना डर क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी अतीत में कोई ऐसा घिनौना अपराध किया हो जिसकी सजा तुम्हें आज तक नहीं मिली? स्योंजू तुरंत अपनी बेगुनाही का जवाब देती है, मैंने कभी कोई ऐसी गलती या गैरकानूनी काम नहीं किया है। इसके बाद कातिल अपनी जेब से चमचमाता हुआ धारदार चाकू निकालता है और सीधे उसकी गर्दन पर टिकाते हुए फुसफुसाता है, क्या सच में ऐसा है? जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और अच्छी तरह याद करके बताओ। स्योंजू ने घबरा कर पूछा, क्या तुम उस एल्सन ग्रुप वाले मामले की बात कर रहे हो? उसी वक्त कहानी में दूसरे कमरे का नजारा दिखाया गया जहां ऑफिसर हान की आंखें खुलती है। वो भी अपने कमरे में एक कुर्सी से बंधा हुआ था। होश में आते ही वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद कर रहा होता है। अब उधर कातिल स्क्रीन पर स्योंजू को हान की वही लाचार हालत दिखाता है। अपने प्रेमी को इस तरह मौत के चंगुल में फंसा देखकर स्योंजू का दिल दहल गया। इसके बाद कातिल चाकू स्योंजू के गले से हटाकर कड़े लहजे में कहता है, अब बिना कोई नया ड्रामा किए मुझे उस एल्सन ग्रुप के पूरे मामले का एक एक सच बताओ। उसने स्योंजू के हाथों में चिपकी हुई टेप को खींचकर खोल दिया। टेप के खुलते ही स्योंजू राहत की एक लंबी सांस लेती है, अपना पसीना पोंछती है और अपनी पुरानी कहानी सुनाना शुरू करती है। लगभग 1 साल पहले की बात है, जब एक अनजान आदमी ने मुझे फोन करके अकेले में मिलने बुलाया था। वो आदमी एक नामी फाइनेंस कंपनी का हेड था और एल्सन ग्रुप के बड़े बड़े अधिकारियों का बेहद करीबी दोस्त भी। उसने मुझसे बहुत ही गुपचुप तरीके से मुलाकात की और एल्सन ग्रुप के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उसने बताया कि लगभग 10 साल पहले एल्सन ग्रुप ने नई जीवन रक्षक दवाइयां बनाने के नाम पर एक विशाल केमिकल कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन असलियत ये थी कि उस फैक्ट्री से निकलने वाले बेहद जहरीले और खतरनाक केमिकल्स को सीधे पवित्र अरुण नदी के पानी में बहाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस भयानक अपराध को दुनिया से छुपाने और इस पूरे मामले को हमेशा के लिए दबाने के लिए उन्होंने पानी की तरह करोड़ों रुपए बहाए थे। बड़े बड़े मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों को भारी रिश्वत देकर उनका मुंह बंद करवा दिया था। उस फाइनेंस हेड ने मुझे अपनी बात साबित करने के लिए एल्सन ग्रुप के गुप्त और असली दस्तावेजों के सारे सबूत भी सौंप दिए थे। एल्सन ग्रुप की इस घिनौनी और जानलेवा हरकत की वजह से उस नदी के आसपास के गांव में रहने वाले मासूम बच्चों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। ये भयानक तबाही देखकर उस फाइनेंस हेड का ज़मीर जाग उठा और उसे अंदर ही अंदर गहरा अपराध बोध होने लगा। इसीलिए वो मेरे जैसे एक निडर रिपोर्टर ढूंढ रहा था ताकि मेरे साथ मिलकर एल्सन ग्रुप का ये सच पूरी दुनिया के सामने लाकर उन्हें बेनकाब कर सके। उसकी बात सुनकर मैंने भी अपनी तरफ से इस पूरे घोटाले के अंदरूनी जांच पड़ताल शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में ढेर सारे ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए। मैं बहुत जल्द इस बड़ी खबर को अपने अखबार में पब्लिश करने ही वाली थी, लेकिन जिन ढेरों सबूतों और फाइलों को मैंने पूरी हिफाजत से अपने घर में छुपा कर रखा था, वो एक रात में अचानक मेरे घर से चोरी हो गए। और उसी रात वो फाइनेंस हेड भी, जिसने मेरी इतनी बड़ी मदद की थी, एक रहस्यमय सड़क हादसे का शिकार होकर मारा गया। लेकिन मेरा दिल आज भी यही कहता है कि सबूत चोरी होने और उस आदमी के मर्डर के पीछे एल्सन ग्रुप के गुंडों का ही हाथ था। स्योंजू अपनी लाचारी बयां करते हुए कहती है, यही सबसे बड़ा कारण बना कि मेरी अपनी मीडिया कंपनी के मालिकों को भी मुझ पर शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि मैंने एल्सन ग्रुप से करोड़ों रुपए की रिश्वत खाकर सारे असली सबूत और फाइलें खुद ही गायब करवा दी है। इस घिनौने आरोप और बदनामी की वजह से मेरी कंपनी मुझे नौकरी से लात मारकर बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर चुकी है। पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनने के बाद कातिल स्योंजू की आंखों में घूरते हुए पूछता है, क्या तुम जो कुछ भी कह रही हो वो 100% सच है? क्या तुम्हें अंदर से सचमुच ये लगता है कि तुम इस पूरे खेल में पूरी तरह बेकसूर और निर्दोष हो? कोई भी जवाब देने से पहले अपने दिल से पूछो और सोच समझकर बोलो। स्योंजू ने बिना एक सेकंड की देरी किए बड़ी सफाई से कहा, इसमें दोबारा सोचने या याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं इस मामले में पूरी तरह निर्दोष हूँ। मेरी इसमें दूर दूर तक कोई गलती या लालच नहीं था। उधर दूसरी तरफ हान भी अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है ताकि किसी भी तरह स्योंजू तक पहुंचकर उसकी जान बचा सके। तभी कातिल ने स्क्रीन की तरफ देखकर उसे चेतावनी दी
ऑफिसर, मेरे सामने कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। अगर तुमने अपनी जगह से हिलने की हिमाकत भी की तो मैं तुम्हारी इस सियोंजी को यही मार डालूंगा। लेकिन इसके बावजूद ऑफिसर हान उसकी धमकी की परवाह किए बिना खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगा रहता है। हान को ये छटपटाते देख कातिल सियोंजू से बोला, क्या तुम्हें सच्चे दिल से ये लगता है कि ऑफिसर हान तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है? अभी अभी मैंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर इसके दिल में तुम्हारे लिए जरा सी भी सच्ची चाहत होती तो क्या ये चुपचाप दुबक कर नहीं बैठा रहता? सियोंजू खामोश रहती है। फिर कातिल आगे कहता है, असल में मैं उसे यहाँ जान से मारने की नियत से नहीं लाया हूँ। मैं तो बस उसके काले मन का इलाज करना चाहता हूँ, क्योंकि एल्सन ग्रुप के जो दस्तावेज तुम्हारे घर से गायब हुए थे उन्हें असल में तुम्हारे इसी प्यारे प्रेमी हान ने ही चुराया था। जरा सोचो, तुम्हारे अलावा भला और किसे इस बात की खबर थी? और उस दिन जब चोरी हुई तुम काम से देर से घर लौटने वाली हो, इस बात की जानकारी तुम्हारे अलावा सिर्फ किसे थी? सियोंजू ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद कातिल ने पूरे यकीन के साथ कहा, मुझे इस खेल की एक एक परत का पता है। एक जमाने में ऑफिसर हान बेहद काबिल और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन अपनी इसी काबिलियत के कारण वो जल्द ही बड़े बड़े माफियों की खटकती हुई आंखों का कांटा बन गया। उन्होंने एक जाल बुनकर एक लड़की के जरिए उसे ड्रग्स के झूठे केस में फंसा दिया और उस घिनौने कांड की आपत्तिजनक तस्वीरें सबूत के तौर पर अपने पास रख ली। बस उसी दिन से हान उन खूंखार माफियों के इशारों पर नाचने वाला कठपुतली बनकर रह गया। समय के साथ एल्सन ग्रुप को भी हान की इस दुखती रग का पता चल गया, इसीलिए उन्होंने हान के सामने एक सौदा रखा और उससे हाथ मिला लिया। बदले में उन्होंने वादा किया कि वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसे पुलिस चीफ ऑफिसर बनवा देंगे और इसके बदले हान उन्हें वो सारी चोरी के सबूत सौंपेगा। लेकिन जब एल्सन ग्रुप का उल्लू सीधा हो गया तो वे अपने वादे से साफ मुकर गए, चीफ ऑफिसर नहीं बनाया। हाँ, इतना जरूर किया कि उस लड़की और ड्रग्स कांड से जुड़े वो ब्लैकमेलिंग वाले सारे सबूत हान को वापस लौटा दिए। इसके बाद कातिल ने सियोंजू की आंखों में झांकते हुए पूछा, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर अब इस खौफनाक कहानी का अगला और सबसे कड़वा हिस्सा सुनने का कलेजा है? कातिल ने आगे कहा, जिस वक्त हान तुम्हारे घर में घुसकर सबूत चुरा रहा था, तुम्हारी बेटी येरिन स्कूल में तबीयत खराब होने की वजह से अचानक वक्त से पहले घर आ पहुंची। उसने हान को रंगे हाथों चोरी करते हुए देख लिया था। हान जानता था कि अगर ये राज बाहर आया तो वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। वो किसी भी कीमत पर येरिन का मुंह बंद करना चाहता था और चूंकि येरिन उसे अच्छी तरह जानती थी, इसी का फायदा उठाकर उसने उस मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार करते हुए उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। सियोंजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग इस चीज को मानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। वो रोते हुए कहती है, ये नामुमकिन है। हान तो येरिन को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करता था। वो इसके साथ इतनी घिनौनी हरकत कभी सोच भी नहीं सकता। अब कातिल इस राज से पर्दा उठाते हुए बोला, असल में येरिन अपने असली पिता के पास कभी जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अगर उसने इसके बारे में अपने पिता को कुछ भी बता दिया होता तो वे हान को कभी जिंदा नहीं छोड़ते और उसे तड़पा तड़पा कर मार डालते। इसीलिए तुम्हारी बेबस बेटी ने इस दर्द और जिल्लत को अकेले ही सीने में दफन कर रखा और किसी के भी सामने अपना मुंह नहीं खोला। सियोंजू अंदर तक बिखर जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारी इस कहानी पर भला कैसे एतबार कर लूं? इसके बाद कातिल अपना मोबाइल फोन उसकी तरफ बढ़ाता है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो लो, खुद अपनी बेटी को कॉल लगाओ और सच पूछ लो। सियोंजू कांपते हाथों से बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी बेटी का नंबर मिलाती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ उसकी बेटी की घबराई हुई आवाज आती है, मम्मी आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? लेकिन सियोंजू को लग रहा है कि उसका गला घुट रहा है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी येरिन सहमी हुई आवाज में पूछती है, माँ क्या आप इस वक्त उसी डॉक्टर के पास है? ये सुनते ही सियोंजू की आंखें छलक आई। उधर से उसकी बेटी रोते बिलखते हुए कहती है, माँ मुझे दिल से माफ कर दीजिए। मैं आपको ये सच बहुत पहले बताना चाहती थी, लेकिन डर के मारे कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। अपने बच्ची के मुंह से ये कड़वी सच्चाई सुन सियोंजू का सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी और भारी मन से फोन काट देती है। तभी कातिल उसके पास आकर पूछता है, अब बताओ सियोंजू, तुम आगे क्या करना चाहती हो? क्या मैं तुम्हारा भी इलाज कर दूं? सियोंजू अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, सबसे पहले मैं उस दरिंदे के सामने जाना चाहती हूँ। मैं उसकी इस घटिया करतूत का सच पूछना चाहती हूँ। कातिल मुस्कुराते हुए बोला,
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसने सियांजो का बंधन खोल दिया और उसे उस कमरे में भेज दिया जहाँ ऑफिसर हान बंधा पड़ा हुआ था। लेकिन उधर हान खुद को कुर्सी से छुड़ा चुका था। उसकी नजर सियांजो पर पड़ते ही, सियांजो तुम ठीक तो हो ना? लेकिन सियांजो की आंखों में भयानक नफरत भरी थी। वो सीधे उसके तरफ बंदूक तान पूछती है, मुझे घुमा फिरा कर मत बहकाओ, सच सच बताओ कि तुमने मेरी मासूम बेटी के साथ क्या घिनौना काम किया? क्या तुमने उसके साथ जबरदस्ती की थी? हान घबरा कर सफाई देने लगा, ये क्या पागलपन है? तुम होश में तो हो? मैंने ऐसा कोई नीच काम नहीं किया है। क्या तुम्हें अपने प्यार पर इतना भी यकीन नहीं है? तुम उस सरफिरे कातिल की गड़ी हुई मनगढ़ंत बातों में आकर मुझे गुनहगार मान रही हो। नहीं हान, ये किसी गैर की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये सच मेरी बेटी ने खुद रोते हुए मुझे बताया है। लेकिन हान अपनी हार आसानी से मानने वाला नहीं था। वो सियांजो को फिर से मीठी बातों में फंसाने और गुमराह करने की कोशिश करते हुए कहता है, ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ऐसा भयानक काम करने वाला कोई दरिंदा तुम्हारी बेटी को खुद आकर सच बताएगा? खुदा के लिए मुझ पर भरोसा रखो। अब उसकी बातें सुनकर सियांजो का मन कुछ पलों के लिए दुविधा में पड़ गया। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने उस रात का सारा मंजर तैरने लगा। उसे अपनी बेटी का वो सहमा हुआ खौफ से भरा चेहरा याद आने लगा जो महीनों से उदास रहता था। सियांजो को पूरा यकीन हो जाता है कि इस हैवान ने सच में येरिन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। इसके बाद सियांजो जैसे ही कांपते हाथों से उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, हान झपट्टा मारकर उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। उसका नकाब उतर चुका था। वो बोला, हाँ ये सब मैंने ही किया था। अब बताओ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? सियांजो गुस्से में अंधी होकर उस पर टूट पड़ी और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन हान अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे बेदर्दी से लात घूंसों से पीटने लगा। वो इतने बेरहम से मारता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। ठीक तभी कातिल उर्फ डॉक्टर कमरे के अंदर आकर बोला, बस मिस्टर हान, बहुत हो चुका। हान सियांजो के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए ऊपर उठाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और हैवानियत करता, डॉक्टर ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर हान की गर्दन में एक जहरीला इंजेक्शन घोंप दिया। उसका असर होते ही हान का शरीर ढीला पड़ गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद डॉक्टर सियांजो को संभालते हुए नरमी से कहता है, घबराओ मत, ये सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश हुआ है। तुम अभी इसी वक्त अपने घर जाओ और सबसे पहले अपनी बच्ची येरिन को अपने सीने से लगाओ। यहाँ जो भी अधूरा काम बचा है उसे मैं अपने तरीके से निपटा लूंगा। डॉक्टर का दिलासा पाकर सियांजो भारी मन और सीने में गहरा दर्द लिए कमरे से निकलकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद कहानी के अगले सीन में हान की भयानक हालत दिखाई जाती है। डॉक्टर ने उसे एक दूसरे सीक्रेट कमरे में स्ट्रेचर पर लिटाकर उसके हाथ पैर लोहे से पूरी तरह जकड़ रखे थे। हान को अब होश आ चुका था। डॉक्टर कहता है, ज्यादा छटपटाने की कोशिश मत करो, अब तुम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल सकते। येरिन ने जिस असहनीय दर्द और खौफ को झेला था, आज वही भयानक तड़प तुम भी पल पल महसूस करोगे। इतना कहते ही डॉक्टर बिना किसी हिचकिचाहट के एक धारदार हथियार से हान का गुप्तांग काट डालता है। उस असहनीय और भयानक दर्द से हान तड़प तड़प कर चीखता हुआ मारा गया। घटना के कुछ दिनों बाद सियांजो की बेटी येरिन को दिखाया गया, जो उसी साइकाइट्रिस्ट के क्लिनिक में सुकून से बैठी है। डॉक्टर सम्मोहन के जरिए उस मासूम के जहन से उस काली रात के खौफनाक सदमे और यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। इलाज पूरा होने के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम उस बुरे साये से पूरी तरह आज़ाद हो चुकी हो। अब वो दरिंदा तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें कभी नहीं डराएगा। येरिन के मासूम चेहरे पर महीनों बाद पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान खिल उठी। इसके बाद डॉक्टर प्यार से कहता है, अब तुम बाहर जाओ और अपनी माँ को अंदर भेज दो। येरिन के बाहर जाते ही सियांजो अंदर आई। डॉक्टर उसे देखकर हमदर्दी से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं सम्मोहन से तुम्हारा भी इलाज कर सकता हूँ, वरना इस हादसे का जहर तुम्हारे जहन में लंबे समय तक कसक पैदा करता रहेगा। लेकिन सियांजो ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया और कहा, नहीं डॉक्टर, मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। अपनी बच्ची की इस हालत की कहीं न कहीं असली गुनहगार मैं ही हूँ। ये ताउम्र का दर्द ही मेरी असली सजा है। इसके बाद उसने जाते जाते डॉक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, डॉक्टर, क्या आप सच में ठीक हैं? आपके हाथों पर मासूमों के न्याय के नाम पर लगा ये खून का धब्बा शायद अब जिंदगी भर कभी आसानी से नहीं मिट पाएगा। सियांजो के खामोशी से वहाँ से निकल जाने के बाद डॉक्टर भावुक होकर कुछ देर तक सुन्न नजरों से अपने खून से सने हाथों को निहारता है। तभी फोन की घंटी बजी। कॉल उसके रिसेप्शनिस्ट का था।
डॉक्टर बाहर को सोशल वर्कर एक छोटी सी मासूम बच्ची को लेकर आए हैं। उनका कहना है कि उस बच्ची के साथ भी बहुत बुरी हैवानियत हुई है और उसे तुरंत आपकी काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। ये खबर सुनकर डॉक्टर के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला, लेकिन उसकी आंखें चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि समाज के ऐसे दरिंदे को मिटाने का उसका ये खूनी सिलसिला कभी थमने वाला नहीं है। इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन के साथ ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आखिरी दृश्य में येरिन के चेहरे का सुकून और खुशी ये सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या इंसाफ हमेशा कानून और नैतिकता के दायरों में ही मुमकिन है, या फिर कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनके इलाज का सिर्फ यही खौफनाक रास्ता है। ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, बल्कि ये ट्रुथ और मैनिपुलेशन के बीच के उस धुंधले सफर को दिखाती है जहाँ कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं है। कानून की नज़र में डॉक्टर एक कातिल है जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन उन पीड़ितों के लिए जिनकी न्याय की उम्मीद टूट चुकी थी, वो एक मसीहा बन जाता है। जब येरिन उस खौफनाक इलाज के बाद पहली बार मुस्कुराती है तो वो पल साबित करता है कि डॉक्टर का ये तरीका काम तो करता है। अब आप ही मुझे बताएं, क्या डॉक्टर का ये रास्ता जायज़ था या सिर्फ एक सरफिरी सनक? अपने राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आज की कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो को हाइप ज़रूर दे ताकि ये दूसरों तक भी पहुँचे। जल्द मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।